हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो जाके उस लेक्चर को जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि वो आपका बेसिक लेक्चर है जिसमें मैंने आपको बताया कि कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं और बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, और मैंने ये भी बताया है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। स्टार्ट मैंने आयनिक बॉन्ड से ही किया है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था कि बॉर्न हेबर साइकिल के थ्रू हम किस तरह से किसी भी आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट एनर्जी को देखते हैं, इसकी चर्चा हमने किया था। और लैटिस एनर्जी क्या होती है उसकी थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने किया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आज की क्लास की स्टार्टिंग यहीं से होने जा रही है कि लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लैटिस एनर्जी के फैक्टर्स की बात करता हूं कि किस किस पे डिपेंड कर रही है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी एक्चुअल में थी क्या, मेरी बात सुनिएगा सभी लोग। आपको दिया है Na, ठीक है, आपको दिया है Cl। आपने जब इससे बनाया था NaCl, आपने इससे जब NaCl बनाया था तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वहां पे कौन सी एनर्जी बॉन्ड में प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। बॉन्ड में कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है इन दोनों के बीच, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। भाई ये क्रिस्टल की फॉर्म में बन गया, सॉलिड स्टेट में बना कि नहीं बना, अब इसीलिए इसको बोल देते भाई इसकी जो एनर्जी है इस बॉन्ड की, अब ये लैटिस एनर्जी हो गई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि ये सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में बन गया ना। चलिए आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि ये लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो फैक्टर नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, क्या है फैक्टर नंबर 1, ध्यान देना। ये लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। किसके साइज पे, आयनिक साइज पे, ठीक है भाई। अब ये बन गया है ना, ये तो बॉन्ड फॉर्म हो चुका है क्रिस्टल के, ठीक। क्रिस्टल का साइज मतलब अब देखो ये क्रिस्टल बन गया कि नहीं बन गया। अगर यहाँ पे अगर हम आयन को देखें तो सोडियम आयन होगा प्लस वाला और क्लोरीन आयन होगा वो माइनस वाला होगा, ठीक है। तो उसकी भी चर्चा नहीं करते, हम सीधे सीधे लिख देते हैं कि इसके साइज पे डिपेंड करेगा। अगर हम लैटिस एनर्जी की बात करें तो पहला नंबर है साइज, ठीक है, साइज पे डिपेंड करेगा। वो कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लैटिस एनर्जी की बात करें साइज को लेकर तो लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रिस्टल के साइज के। लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी क्रिस्टल के साइज के, समझ पा रहे हो ना। लैटिस एनर्जी जो होगी, मैं इसको फिर से लिख देता हूं ढंग से, ठीक है। लैटिस एनर्जी की जब हम बात ही कर रहे हैं तो लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्रिस्टल के साइज। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना। साइज अगर बढ़ा इनका तो लैटिस एनर्जी कम, साइज अगर घटा लैटिस एनर्जी ज्यादा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, समझ रहे हो ना। ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। अगर हम सेकेंड फैक्टर की बात करें, किसकी बात करें, सेकेंड फैक्टर की बात करें तो सेकेंड फैक्टर क्या होता है लैटिस एनर्जी का, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स भाई, अट्रैक्शन फोर्स की हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या लग रहा है, ठीक है। हम अट्रैक्शन फोर्स की बात करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जब दो आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो उसके लिए तुम कौन सा फार्मूला इक्वेशन कौन सा यूज करते हो, बताइए जरा। यूज करते हो F इज इक्वल टू, ठीक है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यही करते हो ना। हाँ, ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है कि दो आयंस के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ये यही तो बताएगा ना। अगर हम बात करते हैं फोर्स की तो फोर्स को लेकर जब हम बात करेंगे, ठीक है, जब हम फोर्स को लेकर बात करेंगे तो जो लैटिस एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी, ठीक, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्शन फोर्स। किसके बराबर आया भाई, अट्रैक्शन फोर्स के बराबर आया कि नहीं आया, आया, हाँ आया। आगे ध्यान दीजिएगा, जब हम आगे यही बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, किसकी बात करते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये तो रहा अट्रैक्शन फोर्स और साइज पे, क्रिस्टल का साइज क्या बन रहा है, ठीक है, ये दोनों बातें हो गई, ठीक। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें कि लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, तो लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ आयंस पर, कि किस पे कितना ज्यादा आयंस हैं।
ठीक है ना। मान लो कि आपको दो मॉलिक्यूल कंपेयर करना है, दो आयनिक कंपाउंड दे दिया गया आपको, ठीक है, उनके बीच में आपको लैटिस एनर्जी कंपेयर करना है, तो देखना ये पड़ेगा कि किसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा, ये नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा। बोले तो जो लैटिस एनर्जी होती है, शॉर्टकट में एलई लिख दे रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हो ना? इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं सभी को, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये रही बात। और लैटिस एनर्जी के अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है, ये रहा बात। और लैटिस एनर्जी साइज पे, इनवर्सली साइज का होता है, ये रहा बात, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे साइड में हो जाता हूं, ठीक है ना। ओके, मैं साइज में हो गया, साइज में नहीं, साइड में हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहां तक कहानी क्लियर है ना सभी की? एक बार फिर से चर्चा कर लेता हूं, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर चर्चा नहीं किए, बस वैसे ही लिखा दी। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, जो कि लैटिस एनर्जी जिस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर हमने बात किया किसकी? फर्स्ट फैक्टर हमने बात किया कि जो क्रिस्टल बना है उसका साइज क्या है। तो साइज पे डिपेंड करेगा, साइज अगर बड़ा तो लैटिस एनर्जी कम, साइज छोटा लैटिस एनर्जी ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सेकंड हम बात कर रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स की। अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आपने कोई दो कंपाउंड लिया, आयनिक कंपाउंड, अपने दोनों के बीच में कंपेयर कराना है कि किसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो भाई जिसमें जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिसमें जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो होगा, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तीसरा हमने बात किया नंबर ऑफ आयंस पे। आपको दो कंपाउंड दिया गया आयनिक वाला, आपने चेक करना है कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो जिस कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। कहानी क्लियर है ना? हाँ क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहीं पे एक छोटे से टॉपिक की बात हो जाती है, यहीं पे एक छोटे से टॉपिक की बात हो जाती है आयनिक कंपाउंड्स को लेकर के, यानी कि आयनिक बॉन्ड्स को लेकर के एक छोटी सी बात हो जाती है। और वो बात क्या है? वो बात है फजान रूल। किसकी बात है भाई? फजान रूल की बात है। फजान चचा का रूल आ रहा है। अगर हम फजान्स रूल की बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनको आपको नोट डाउन करना होगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुन लो पहले। अगर हम फजान्स रूल की बात करें, ठीक, अगर हम फजान्स रूल्स की बात करते हैं तो फजान्स कहते हैं कि भाई आपने जो आयनिक कंपाउंड बनाया है, आयनिक बॉन्ड आप देख रहे हो, वो कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड नहीं है, उसके बीच में कहीं पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी हुआ है। ऐसा इन्होंने क्यों बोला, इस बात को समझते हैं पहले। ध्यान दीजिएगा, जब हम इस बात को समझना चाहें, माना कि ये एटम ए है, ठीक, और ये एटम बी है, ठीक है ना, इसके भी कुछ सेल्स हैं, इसके भी कुछ सेल्स हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, माना कि ये धनायन बनाएगा, जैसे कि हम सोडियम प्लस ले लेते हैं, ये क्लोराइड आयन बनाएगा, Cl माइनस ले लेता हूं। ऐसा समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसका आयन इसमें जाएगा, ठीक है, इसका आयन इसमें निकल के गया तो इस पे नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी ना, हाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये वाला जो एटम है इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको घेर लेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको घेर लेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मतलब कहानी ये है, इसने इलेक्ट्रॉन तो दिया इसको, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन इसको उल्टे घेर लेंगे। तो क्या बात हुई भाई, क्या बात हुई? इलेक्ट्रॉन गया तो, लेकिन इसका भी इलेक्ट्रॉन उसको जा तो नहीं रहा है उसकी कक्षक में, परंतु उसको घेर तो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के माध्यम से घेर रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आयनिक तो है पर उसमें कुछ ना कुछ नेचर उसका क्वालेंट का भी है। आयनिक बॉन्ड तो फॉर्म हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने लिया, आयनिक बॉन्ड तो फॉर्म हुआ, पर उसका कुछ नेचर क्या है? उसका कुछ नेचर यहां पे जा रहा है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन इसको भी घेर रहे हैं, तो कुछ क्वालेंट का भी नेचर आ रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर हम सीधी सी बात करें बिना घुमाए फिराए, तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात क्या है भाई? सीधी सी बात यह है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड, एनी आयनिक कंपाउंड, एनी आयनिक कंपाउंड, ठीक है, इज नॉट प्योर आयनिक। अरे यार ये कितना छोटा कर दिया मैंने,
इज नॉट कंप्लीटली आयनिक, वो कंप्लीट आयनिक नहीं है, कंप्लीटली आयनिक। तो क्या है भाई, अगर आयनिक नहीं है तो उसमें कुछ ना, मतलब कंप्लीटली नहीं है तो कुछ ना कुछ और भी नेचर आया होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कंप्लीटली आयनिक नहीं है तो सीधी सी बात है कि आयनिक कंपाउंड्स हैविंग सम, वहां तक दिख रहा है आप लोगों को, क्वालेंट नेचर, ठीक है, सम क्वालेंट नेचर। और इस बात को प्रॉपरली हमें समझने के लिए हम लोगों को पोलराइजेशन पढ़ना पड़ता है। क्या समझना पड़ता है? पोलराइजेशन, यानी कि फजांस रूल को, इसको हमें कंप्लीटली अगर जानना है तो समझते हैं कि पोलराइजेशन क्या होती है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग लिखिए, नोट डाउन कीजिए। मैंने आप लोग को समझाया कि इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से या एक एटम से दूसरे एटम में गया, इलेक्ट्रॉन तो गया, यहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी और यहां पे पॉजिटिव की संख्या जब बढ़ी तो इसके वाले इलेक्ट्रॉन्स उसको क्लाउड बना के घेर लेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से तो आया था पर इसके क्लाउड्स उसको घेर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स के। तो सीधी सी बात है भाई, आयनिक तो है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और कुछ उसमें क्वालेंट नेचर भी है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूं, पोलराइजेशन को पढ़ाता हूं, आप लोग को थोड़ा सा समझाता हूं उसको। हो गया नोट डाउन? चलिए, इसी बात को समझने के लिए हमें पोलराइजेशन समझना पड़ता है। क्या समझना पड़ता है? पोलराइजेशन समझना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम पोलराइजेशन की बात करते हैं, ओके, माना कि आपको दिया गया है एक एटम ए, ठीक, पोलराइजेशन को हम लोग समझने जा रहे हैं। अच्छा मैं लगा दूं हेडिंग, नहीं तो तुम लोग छोटे बच्चों की तरह वही रोते रह जाओगे कि सर आप पोलराइजेशन समझा रहे हो, पहले बताओ तो। पोलराइजेशन, ये एक्चुअल में पोलराइजेशन है क्या, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, जब हम पोलराइजेशन की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको एटम ए दिया गया है। क्या दिया गया है? एटम ए दिया गया है और एक एटम और दिया जाएगा बी। भाई सीधी सी बात है, एक बात समझो, सीधी सी बात है, आप आयनिक बॉन्ड बना रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हो, तो जो एक तो इसमें प्लस का आएगा, प्लस आवेश लेकर आएगा, प्लस चार्ज, और एक माइनस चार्ज लेकर आएगा। मान लेता हूं इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है, तो जो प्लस चार्ज का होता है ना, उसका साइज छोटा होता है। क्या होता है? साइज छोटा हो जाता है। हालांकि वैसे भी साइज छोटा होना ही चाहिए, क्योंकि ये मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स, और मेटल्स का साइज छोटा होता है इन कंपेयर टू नॉन मेटल्स। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की होती हैं, मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। अब यहां पे अगर हम बात करें, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तभी तो ऐसा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है तो इसका जो बी वाले का इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बनाएंगे इसके ऊपर, वो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स बनाएंगे। बी वाले के इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं, बी वाले के इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं कि बी वाले के इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के ऐसे इसके पास जा जाके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। क्योंकि भाई अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हुआ, उसके इलेक्ट्रॉन्स इस प्लस की ओर मूव करेंगे, उसको घेरना चाहेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? वैसे भी आकार में छोटा है, साइज इसका छोटा है, तो अब क्या हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उसके ऊपर क्लाउड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? क्लाउड। इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, इसको घेर लिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये तो है कैटायन। क्या है? ये कैटायन है। कैटायन बोले तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये है एनायन। क्या है ये? एनायन है। एनायन के इलेक्ट्रॉन्स ने कैटायन को पोलराइज्ड कर दिया, मतलब उसको ऐसे ध्रुव कर दी, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, घेर लिया, बादल बना के इलेक्ट्रॉनों का घेर लिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के फॉर्म में उसको घेर लिया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आगे ध्यान दीजिएगा, जब हम कैटायंस की बात करते हैं पोलराइजेशन में, तो कैटायंस के पास पोलराइजिंग पावर होता है। क्या होता है? पोलराइजिंग
पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर खींचने की क्षमता, पोलराइज्ड हो जाने की, उसको पोलराइज करने की क्षमता। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसके पास पोलराइजिंग पावर होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? लेकिन जब हम बात करेंगे एनायन की, तो एनायन की होती है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कैटायंस की पोलराइजिंग पावर होती है, एनायंस की पोलराइजेबिलिटी होती है। मतलब सीधी सी बात समझिएगा, कैटायंस अपने ऊपर इलेक्ट्रॉनों को, किसके इलेक्ट्रॉनों को? एनायन के इलेक्ट्रॉनों को पोलराइज होने देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर है। समझ पा रहे हो कि नहीं? और इसकी पोलराइजेबिलिटी है, ये पोलराइज्ड होता है एनायन कैटायन पर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हो ना? आगे ध्यान दीजिएगा, जब यहां पे हम बात करते हैं आगे, तो कैटायन जो होता है ना, इसका साइज की अगर हम बात करें कैटायन के, तो साइज स्मॉल होता है, छोटा होता है। भाई कैटायन है तो इसका साइज छोटा होगा। और जब हम एनायन की बात करते हैं, एनायन का साइज लार्ज होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसका साइज लार्ज हो जाएगा। अब कहानी यह है कि अगर हमें पोलराइजेशन देखना है, क्या देखना है? पोलराइजेशन देखना है। तो आप बताओ, आप बताइए कि पोलराइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है। पोलराइजेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? पोलराइजेशन के लिए भाई किस में होगा पोलराइजेशन? आयनिक कंपाउंड्स में होगा। कोई एक धनायन होगा, बोले तो कैटायन, कोई एक एनायन होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जो कैटायन होगा उसका साइज छोटा होगा, जो एनायन होगा उसका साइज बड़ा होगा। कहानी क्या है? कैटायन ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, कैटायन ने एनायन को इलेक्ट्रॉन दिया, तभी तो एनायन बना है ना? और अब क्या होगा कि एनायन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लाउड कर जाएंगे किसके ऊपर? कैटायन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देंगे। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। और इसी में अगर हम दोनों पार्ट की बात करें, कैटायन की और एनायन की, तो कैटायन की जब तुम बात करोगे तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर क्लाउड बनवाने की उसकी क्षमता होती है एनायन के। और जब हम एनायन की बात करते हैं तो एनायन की पोलराइज्ड होने की क्षमता होती है किसके ऊपर? कैटायन के ऊपर। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसलिए फजान का रूल यही तो बताता है, फजान का रूल यही हमें बताता है भाई साहब कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, हाँ बात है, मैंने माना इलेक्ट्रॉन दिया, आयनिक बॉन्ड बना, पर एनायन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लाउड कर जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, कैटायन के ऊपर। तो इसीलिए कुछ क्वालेंट नेचर भी आ जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये अगर कहानी क्लियर है तो हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे ये पोलराइजेशन डिपेंड करता है। अच्छा, तुम लोगों ने शायद लिखा नहीं था, अभी चिल्लाने भी लगोगे कि सर लिखने नहीं देते हो, बस वैसे ही तुरंत हट जाते हो। लिख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, नहीं नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये पोलराइजेशन को मैंने आपको समझाया है। ओके, कहानी क्लियर है ना? क्लियर? चलिए, फैक्टर्स ऑन विच पोलराइजेशन डिपेंड, ठीक है ना, या फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड पोलराइजेशन लिख लीजिए। फैक्टर्स की सीधे बात कर लेते हैं हम लोग, फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड पोलराइजेशन। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें फैक्टर्स की बात करें, किसकी बात करें? फैक्टर्स की बात करते हैं तो मेनली इसमें दो ही फैक्टर्स आते हैं, एक तो इनके साइज को लेकर और एक तो इनके क्या, एक तो इनके नंबर ऑफ आयंस को लेकर, दो ही फैक्टर आते हैं। अगर हम पहले फैक्टर की बात करें, ठीक है, पहला फैक्टर होता है इन दोनों का साइज, इन दोनों का साइज, कैटायन और एनायन के साइज की हम बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम इनके साइज की बात करते हैं तो पहले हम बात करेंगे कैटायन की, किसकी बात कर लेते हैं? कैटायन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम कैटायन की बात करते हैं तो कैटायन के केस में आपको यह देखने को मिलेगा, कैटायन के केस में आपको यह देखने को मिलेगा कि, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पोलराइजेशन, या देखो कैटायन है तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है? पोलराइजिंग पावर। तो सीधे सीधे मैं लिख देता हूं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली नहीं, यहां पे इनवर्सली हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज। कैटायन के लिए बात कर रहा हूं,
भाई कैटायन का जितना ज्यादा साइज छोटा उतना ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर, तो भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, सीधी सी बात है। आगे अगर हम बात करें एनायन को लेकर, किसको लेकर, एनायन को लेकर हम बात करें, तो एनायन के केस में ध्यान दीजिएगा, जब हम एनायन की बात करते हैं तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, पोलराइजेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो पोलराइजेबिलिटी होती है, इन यही दोनों फैक्टर क्या है, पोलराइजेशन ही तो है ना, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। तो एनायन के लिए हमें देखना पड़ता है, पोलराइजेबिलिटी देखना पड़ता है। जब हम पोलराइजेबिलिटी की बात करते हैं, पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनायन के साइज के, किसके, एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए ना पोलराइजेशन ज्यादा होने के लिए, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए ना पोलराइजेशन होने के लिए, ज्यादा होने के लिए। कहानी क्लियर है। यह तो रही बात साइज की। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर में हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ आयंस की। किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ आयंस। इन पर कैसे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ आयंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है पोलराइजेशन। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, इन दोनों के लिए जो पोलराइजेशन होता है, इन दोनों के लिए जो भी पोलराइजेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ आयंस, चाहे तुम कैटायंस की बात करो चाहे एनायंस की बात करो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ आयंस पर। यहां तक अगर कहानी क्लियर है, ठीक है, अगर यहां तक तुम लोगों को कहानी क्लियर है, ठीक है, तो कुछ आप लोगों को थोड़ा सा इस पे एग्जांपल भी करा देता हूं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, करा दे रहा हूं एग्जांपल भी। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पे एग्जांपल की बात करूं, किसकी बात करूं, एग्जांपल की बात करूं, तो एक बात बताइए, नंबर ऑफ आयंस के ही एग्जांपल की हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ आयंस पे एक एग्जांपल की बात कर लेता हूं, साइज, अरे इतना ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ आयंस पे ही बात कर देते हैं। देखो आपको दिया गया है सोडियम प्लस, मैग्नीशियम पे 2 प्लस, होता है कि नहीं होता है, लिथियम पे 3 प्लस, ठीक है। एक बात बताइए, किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, या सीधे से बोलो किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, बताइए। मैंने आपको बोला ना नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड कर रहा है, हाँ डिपेंड कर रहा है। अगर नंबर ऑफ आयंस पे पोलराइजेशन डिपेंड कर रहा है तो जिस पे आयंस ज्यादा उसका पोलराइजेशन ज्यादा, या सीधी सी बात करो कैटायन है पोलराइजिंग पावर ज्यादा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तो ये क्रम बन जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना। और एक मतलब तीसरा भी होता है फैक्टर, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी मेन तो दो ही है। अच्छा, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, नोट डाउन करना चाहते हो, जैसे आपको अच्छा लगे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं, बढ़ूं आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक तीसरा भी होता है, एक तीसरा वाला भी होता है। अगर हम तीसरे की बात करते हैं, अच्छा इसको तुम रहने देते हैं यार, हाँ तुम दूसरे थे, अब हम तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तीसरा वाला होता है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा वाला होता है इनकी प्रॉपर्टी को लेकर के। प्रॉपर्टी के लेकर क्या होता है कि अगर किसी का मेटालिक नेचर, कैटायन का मेटालिक नेचर, ठीक है, कैटायन का मेटालिक नेचर ज्यादा होना चाहिए, सीधी सी बात है, मैं लिख देता हूं एक ही लाइन में। जो कैटायन होता है ना, कैटायन का मेटालिक नेचर ज्यादा होना चाहिए। भाई अगर आपको दो कैटायन के बीच में कंपेयर करना है, अगर आपको दो कैटायन के बीच में कंपेयर करना है, मैंने गलत लिखा है क्या, मेटालिक नेचर, मेटालिक नेचर ऐसे होगा ना, हाँ ठीक है। कैटायन का मेटालिक नेचर हम लोगों को देखना होता है, ठीक है, कैटायन का मेटालिक नेचर, जिसका मेटालिक नेचर ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा, उसकी पोलराइजिंग पावर पीपी भी ज्यादा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। और यही जब हम बात करते हैं एनायन के लिए, किसके लिए बात करते हैं, एनायन के लिए बात करते हैं, तो एनायन के लिए हम लोगों को देखना होता है नॉन मेटालिक नेचर। क्या देखना होता है, नॉन मेटालिक नेचर। मैंने सही ही लिखा था यार, डबल टी होना चाहिए, चलो
ओके ओके। जब हम नॉन मेटेलिक नेचर की बात करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जिसका नॉन मेटेलिक नेचर ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, उसकी क्या हो जाएगी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ओवरऑल किस पे डिपेंड किया कि भाई अगर कैटायन है तो उसका मेटेलिक नेचर ज्यादा होना चाहिए, और एनायन है तो उसका नॉन मेटेलिक नेचर ज्यादा होना चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इस पे भी एक सवाल करा देता हूं, इस पे भी एक एग्जाम्पल करा देता हूं। यहां तक आपको लिखना है? अरे भाई मैं ऊपर ही कर देता हूं, ऊपर वाला तो लिखे ही हो ना, ऊपर का तो लिखे ही हो। तो रही बात इसकी, इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको दिया गया है सोडियम, ठीक है, आपको दिया क्या गया है, सोडियम दिया गया है। तो ध्यान दो, आपको दिया गया सोडियम क्लोराइड, ओके, और आपको दिया गया सोडियम ब्रोमाइड। क्या दिया गया? सोडियम ब्रोमाइड। आपको दिया गया सोडियम आयोडाइड। समझ पा रहे हो ना? आपको दिया गया सोडियम क्लोराइड, आपको दिया गया सोडियम ब्रोमाइड, आपको दिया गया सोडियम आयोडाइड। एक बात बताइए, सोडियम तो सभी में कॉमन है ना, तो इसका मतलब उसका मेटेलिक नेचर भी कॉमन रहेगा। अब बात कर लेते हैं नॉन मेटेलिक नेचर की। जैसे यहां पे देखो सभी हाइड्रोजन दिए गए हैं ना, हाइड्रोजन में जब ऊपर से नीचे जाओगे तो इनका नॉन मेटेलिक नेचर घटता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ऊपर के जो एटम्स होते हैं उनका नॉन मेटेलिक नेचर ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, जैसे ही तुम डाउन द ग्रुप जाओगे हाइड्रोजन में, मेटेलिक नेचर बढ़ता जाएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये वाले का अगर हम बात करें, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, फिर इसकी, या सीधे से तुम बात कर सकते हो, यहां पे पोलराइजेशन को ना देखकर तुम ये सीधे से बात कर सकते हो इसके लिए कि इनका बॉन्ड आर्डर क्या होगा। बॉन्ड आर्डर बोले तो इसका कौन सा स्ट्रांग बॉन्ड होगा, किसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, स्ट्रांग बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पोलराइजेशन जिसका ज्यादा होगा, स्ट्रांग बॉन्ड उसका ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, इसके बीच में स्ट्रांग बॉन्ड ज्यादा, इसके फिर इसके। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, ओके। कहानी क्लियर? क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोवायलेंसी की। किसकी बात करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोवायलेंसी की बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोवायलेंसी क्या होती है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस तरह से हम लोग फॉर्मल चार्ज को काउंट करते हैं, उसको भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोवायलेंसी की। किसकी बात करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोवायलेंसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब हम इलेक्ट्रोवायलेंसी की बात करते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रोवायलेंसी की बात करते हैं तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रोवायलेंसी देख पाओगे। एक बात सुन लीजिए मेरी, यहां पे इलेक्ट्रोवायलेंसी हम लोग चेक कर रहे हैं एटम में। क्यों? क्योंकि हम लोग जो बॉन्ड टाइप पढ़े थे, दो टाइप का था। कौन कौन सा? एटॉमिक बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो इसमें भी जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इलेक्ट्रोवायलेंसी देखने जा रहे हो, एटम्स के लिए देखना पड़ेगा। लेकिन जब तुम बात करोगे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की, ठीक है, तो उस केस में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में तुम्हें एक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें आप लोगों को किसी मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा, और उसमें आप लोगों को इलेक्ट्रोवायलेंसी चेक करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? लेकिन अभी जो हम लोग इलेक्ट्रोवायलेंसी देखने जा रहे हैं, एटम्स में देखने जा रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि हम लोग कौन से बॉन्डिंग की पढ़ रहे हैं? एटॉमिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात, ठीक है। इलेक्ट्रोवायलेंसी की जब हम बात करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें इलेक्ट्रोवायलेंसी की अगर हम बात करेंगे, जैसे, अच्छा मैं इसकी कुछ कहानी बता देता हूं, ठीक है, इसकी हम कुछ कहानी बता देते हैं कि इलेक्ट्रोवायलेंसी है क्या। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपने आउटर मोस्ट सेल को देखा। आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवायलेंसी।
ठीक है ना, ठीक है। इन वैलेंस सेल फॉर कंप्लीटिंग पहले इसको नहीं लिखता हूं, इन वैलेंस सेल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूं मैं, ठीक है। इन वैलेंस सेल, अरे यार, नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेव, फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेव नहीं लिखा जाएगा, कंप्लीटिंग ऑक्टेट, ठीक है, फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट। ये तो आपने पढ़ा है ऑक्टेट क्या होता है। ऑक्टेट क्या होता है कि भाई कोई भी एटम है उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना मांगता है, क्योंकि वो एटम जो है ना वो आराम मांगता है। क्यों आराम मांगता है भाई? क्योंकि वो भी चाहता है कि मैं किसी के साथ बॉन्ड ना बनाऊं, ऐसे न्यूट्रल हो जाऊं, जिस तरह से नोबेल गैसेस होती। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हो ना। तो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोवायलेंसी की, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे ग्रुप फर्स्ट की, इसकी बात कर लेते हैं, कुछ ग्रुप्स की बात कर लेता हूं। माना कि मुझे ग्रुप फर्स्ट के एटम्स दिए गए हैं, एलिमेंट्स दिए गए हैं, लाइक तुम्हें दिया गया है सोडियम, तुम्हें दिया गया है पोटेशियम, ठीक है, और क्या दिया गया है, चलो इतना ही बात कर लेता हूं, दो ही, क्योंकि लिखने में भी टाइम लगेगा। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलेगी इलेक्ट्रोवैलेंसी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? 1s2 2s2 2p6 2p6 3s1। देखो लास्ट वाला सेल 3s1 है ना। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब मेरी बात सुनिएगा, इसका लास्ट वाला सेल यस है, यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की लिमिट 2 की होती है। तो अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो इसकी मजबूरी बनती है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ने की? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने की। अगर एक इलेक्ट्रॉन लीव करेगा, छोड़ेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितने की आएगी? एक की आएगी, ठीक है ना। इसका भी जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसका भी वही हाल हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया? 18 हुआ, ओके, 3p6 4s1। इसके भी लास्ट वाले सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इनकी मजबूरी है लास्ट वाले सेल से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की। बोले तो एक मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है। अगर एक लाइन और भी लिखना चाहो इसमें इलेक्ट्रोवायलेंसी में, तो सीधी सी बात है, इसमें हम लोगों को चेक करना पड़ेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चेक करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रोवायलेंसी। बस इतना ही, ये भी बात है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वही होता है ना। मतलब फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट मैंने एक लाइन लिखा है तो इसका मतलब समझ जाओ, कितने इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन इसको लेने पड़ेंगे, बस इतनी सी बात है। तो जो मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, और भी लिखना चाहते हो तो अपनी तुम्हारी मर्जी है, लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात की जाए, किसकी बात की जाए? इन दोनों एटम के इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है ना एक की है। कितने की है? एक की है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं किन्हीं दूसरे वाले समूह की, ठीक है। जैसे मैं बात कर लेता हूं, किसकी बात कर लेता हूं? ग्रुप नंबर सेकंड की बात करता हूं, ठीक है। अगर हम ग्रुप नंबर सेकंड की बात करें, किसकी बात करें? ग्रुप नंबर सेकंड की बात करें तो ग्रुप नंबर सेकंड का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। बताइए क्या है इसमें? जैसे हम बात कर लेते हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, बेरिलियम का 4 होता है, इसने करना है तो 1s2 2s2, ठीक है। इसका करना है मैग्नीशियम का, तो इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2, ओके। जब आप इसका कैल्शियम का करोगे तो कैल्शियम के लिए क्या करना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ओके, 4s2। ध्यान दीजिएगा, इनके लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हैं? 2 2 है, ठीक है। लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हैं?
दो दो हैं। अगर इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, वैसे भी इनका लास्ट वाला सेल यस कंप्लीटली फिल्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो रखेंगे कहां भाई, नहीं रख पाएंगे ना, तो इनकी मजबूरी होगी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें। तो इनकी इलेक्ट्रोवायलेंसी कितने की आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इनके इलेक्ट्रोवायलेंसी की बात करें, इनके इलेक्ट्रोवायलेंसी की बात करते हैं तो 2 की है। कितने की है, 2 की है। ये नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला वाला एक बात और बता देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए। आइडिया तो लग गया होगा, पता कर ही लोगे, ठीक है। एक बात और बता देता हूं मैं, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जब हम आगे बात करेंगे, जैसे हमें इलेक्ट्रोवायलेंसी चेक करना है, ग्रुप नंबर हमें चेक करना है 17 में। अगर हम 17 की बात करें, जिसको हाइलोजेंस बोलते हो, जैसे यहां पे हम बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह की, इनकी इलेक्ट्रोवायलेंसी की बात करें तो जैसे आपने 9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p कितना 5, ओके। इनकी अगर हम बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, है ना। इसी तरह से जब तुम इसकी बात करो, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का कितना होता है भाई, ब्रोमीन का हो जाएगा 35, हाँ 35 ही होता है, ब्रोमीन का 35 ही होता है, ठीक है। बस 2 पे ही काम चलाओ, ठीक है, 2 पे ही काम चलाओ, आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब हम यहां पे बात करें लास्ट वाला सेल, ये दोनों बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि नंबर देखो 3 है, 3 और कहीं पे मैच कर रहा है, हाँ 3 और कहीं दिख रहा है नहीं, तो ये दोनों लास्ट वाले सेल हो गए। अब इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल, 7 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देखो इसका लास्ट वाला कोष p है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, जब लास्ट सेल इसका p है, लास्ट वाला सेल p है, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की लिमिट कितने की होती है, 6 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है ना। रखा कितना कितना है, रखा कितना है 5 रखा है, कितना 5 रखा है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके इलेक्ट्रोवायलेंसी की बात करते हैं, अगर हम इसके इलेक्ट्रोवायलेंसी की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोवायलेंसी हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन की। कहानी कंप्लीट, हाँ क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवायलेंसी 2 की होती है, मतलब ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी हैं सबकी 2 की होती है। कहानी क्लियर है ना, हाँ क्लियर है। चलिए ओके, यहां तक कहानी में कोई डाउट, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक, डाउट हो तो पूछ सकते हो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, है ना। चलिए हम लोग फार्मल चार्ज की बात कर लेते हैं, किस तरह से हम लोग फार्मल चार्ज को काउंट करेंगे, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड को किस तरह से हम बना सकते हैं, आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड को कैसे बनाया जा सकता है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे फॉर्म किया जा सकता है आयनिक कंपाउंड को। बाकी अभी हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज की। किसकी बात कर लेते हैं, फार्मल चार्ज की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अगर हम फार्मल चार्ज की बात करें, यार सारा मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूं, मेहनत देखिएगा और मेहनत का इनाम भी मिलना चाहिए मुझे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना, और लाइक भी करना पड़ेगा, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम फार्मल चार्ज की बात कर रहे हैं, फार्मल चार्ज को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें फार्मल चार्ज निकालना होता है, एफसी निकालना होता है, ठीक है, तो हमें देखना पड़ता है बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको करना है माइनस, क्या करना है माइनस, और देखना है कि उस एटम पे लोन पेयर कितने हैं। अच्छा, लोन पेयर और बोन पेयर आपको नहीं पता है, नहीं पता ना, अभी पता चलेगा, ठीक है। अभी जब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो उसमें तुमको मैं पहले लोन पेयर और बोन पेयर समझाऊंगा, ठीक है। लोन पेयर बोले तो इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा कितना बन रहा है,
मतलब लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे एक लोन पेयर तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे हमको देखना पड़ता है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। क्या देखना पड़ता है? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हमें देखना पड़ता है। अरे यार, इसमें लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक, फिर हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा, क्या? माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, माइनस करना पड़ेगा बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को कर देना पड़ेगा बटे 2। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हो ना? जैसे हम कोई एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो रहा तुम्हारा फार्मूला। क्या रहा? ये रहा फार्मूला, याद होना चाहिए। फॉर्मल चार्ज काउंट करने के लिए तुम्हें पहले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, फिर उससे जो कंपाउंड बन रहा है उसमें लोन पेयर्स उस एटम पे कितने प्रेजेंट है, जिस एटम का तुमने फॉर्मल चार्ज काउंट करना है उस पे लोन पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर देखना है कि वो बॉन्ड पेयर कितने बना रहा है, जितने बॉन्ड पेयर बनाएगा उसका डबल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी कि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करना चाहें तो एग्जांपल में तुम्हें दिया गया है NH3। क्या दिया गया है? NH3। पहले तो क्या करो, मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले अगर तुम्हें यही देखना है फॉर्मल चार्ज ही, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। मैं तुम लोगों को बता देता हूं फॉर्मल चार्ज कैसे काउंट करना है। अभी एग्जांपल की बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? किसी भी कंपाउंड का तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। किसी भी आयनिक कंपाउंड का तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? तुम्हें किसी भी आयनिक कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, इसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर पे तुम्हें सभी के, मेरी बात सुनिएगा, पहले नंबर पे सभी के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल लो। कोई कंपाउंड दिया है ना, कोई सा भी कंपाउंड तुम्हें दिया गया है, उसमें जितने भी एटम हैं, ठीक है, सभी के एटम्स के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन का सम करो। ठीक है ना, सम ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी एटम है उस कंपाउंड में, सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल फॉर ऑल एटम्स, इन वैलेंस शेल। ठीक है, सभी एटम्स का निकालना है, फॉर ऑल एटम्स, उनका सम कर देना, सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल का निकाल के उनको सम कर देना। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब क्या करना, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर पे सेंट्रल एटम जो होता है, ठीक है, ठीक, सेंट्रल एटम से सभी जितने भी और भी एटम्स हैं उनको एक एक बॉन्ड के थ्रू जोड़ देना। ठीक है ना, ठीक है, ऑल एटम्स connect with one bond, connect with one bond, एक एक बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। ठीक है, पहले तो एक एक बॉन्ड से सभी को कनेक्ट कर दो, सेंट्रल एटम से, सेंट्रल एटम नहीं, एटम से। ठीक है, वन बॉन्ड मतलब एक एक बॉन्ड दे दो जो कि कनेक्टेड हो सेंट्रल एटम से। अब क्या करो, सबसे पहले जो साइड वाले एटम्स हैं, मतलब जो किनारे किनारे पर एटम्स हैं, ठीक है, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल साइड एटम्स। अच्छा, ऑक्टेट्स को अगर आपको कंप्लीट करना है
तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि लोन पेयर के थ्रू तुम्हें इलेक्ट्रॉन को दिखा करके उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के थे पहले तो उनको ला करके उनके तो बॉन्ड बनाओगे, जो भी बचेगा अब सभी एटम्स का तुम्हें क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है ऑल साइड एटम्स का, ठीक है, बाय दी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को लेना है जो कि आपने कंप्लीट सभी एटम्स का सम किया था वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का, सभी एटम्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का जो आपने सम किया था उससे तो आपने सेंट्रल मेटल एटम से आपने क्या किया, सभी साइड वाले को एक एक बॉन्ड से जोड़ दिया। अब जो बच रहा है उनको लुईस डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्टेट अगर आपको कंप्लीट करना है तो इन द फॉर्म ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इन द फॉर्म ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, यहां पे तुम लोगों को कहानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसके थ्रू करनी पड़ेगी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, ठीक है। अच्छा, एक बार तुम लोग इसको नोट डाउन कीजिए तो मैं इसका एक मजेदार कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किस तरह से डॉट बनाता है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? चलिए इसको मैं बना देता हूं एक बार किसी कंपाउंड में, तब तुम लोगों से निकलवाता हूं। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ा जाए। कहानी क्लियर है यहां तक? हाँ क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि किस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम किसी के वैलेंस शेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करा सकते हैं। मतलब वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले थे उनको सभी एटम पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में कैसे लगा सकते हैं फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट, इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट रूल, फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हम किस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना। जैसे हमें दिया गया है SO4, क्या दिया गया है? SO4 दिया गया है, इस पे 2 नेगेटिव होता है। जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो सल्फर को तुम सेंट्रल मेटल एटम मानोगे, मेटल एटम नहीं, सल्फर को सेंट्रल एटम मानोगे, ठीक है, सल्फर को सेंट्रल एटम मानो, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इन सभी के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें लोन पेयर कितने आ रहे हैं? 16 आएंगे, काउंट कर लेना, 16 ही आएंगे, ठीक है। 16 जब आएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो पहले उसमें से बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करो। 4 ऑक्सीजन है ना, तो 4 ऑक्सीजन को तुम बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करो। एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ये बात समझ लो। एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं फॉर्मल चार्ज, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ही आएगा। बिना स्ट्रक्चर बनाए तुम्हें फॉर्मल चार्ज काउंट ही नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तुमने तो 4 लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपने वहां से निकाला था लोन पेयर। कहां से? जब आपने सभी एटम्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को सम किया। इसके वैलेंस शेल जितने भी एटम्स हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का सम तुमने किया, ठीक है, उसको कुछ बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करो। बॉन्ड पेयर में मैंने कन्वर्ट किया, 4 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, एक एक बॉन्ड पेयर दे दो, दे दिया। अच्छा, इसको मैं इस रूल से चल सकता हूं, ध्यान दो, इसको मैं इससे पता कर सकता हूं। ये जो आपको स्ट्रक्चर बनाने का दिया गया है कि सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, वैलेंस फॉर ऑल एटम्स, जितने भी वैलेंस में सभी एटम्स के जितने भी वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है उसका सम करो, ठीक है। मैंने अगर इसका किया तो हमें 16 लोन पेयर मिल रहे हैं। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 लोन पेयर मिल रहे हैं। तुम लोग काउंट कर सकते हो यार, इतना तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकालो, उसको पेयर में बदल दो, बस काम खत्म, 16 लोन पेयर बन गया। अब ध्यान दीजिएगा,
सेंट्रल एटम्स के साथ जितने भी तुम्हें साइड वाले एटम्स हैं उनको कनेक्ट कर दो एक एक बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू? एक एक बॉन्ड के थ्रू उसको कनेक्ट कर दो। और ध्यान दीजिएगा, एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 16 लोन पेयर में से तो 4 लोन पेयर तो यहां पे आगे बॉन्ड पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट हुए कि नहीं हुए? कन्वर्ट हुए ना। अब ध्यान दीजिएगा, बचा कितना? 12 लोन पेयर बचा कि नहीं बचा? अब ध्यान दीजिएगा, 12 लोन पेयर लेकर आपको क्या करना है? कंप्लीट ऑक्टेट फॉर ऑल साइड एटम्स। सभी साइड एटम्स के आपको ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं। देखो, एक लोन पेयर यहां पे आया, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये। ऑक्टेट देखो इस ऑक्सीजन का कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, एक ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ध्यान दीजिएगा ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुआ है, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, 2 ये, टोटल हुआ 6। बॉन्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन 8। कंप्लीट? हाँ कंप्लीट। इसका भी चेक कर लो ऐसे, इसी तरह से इसका भी देखो कंप्लीट। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका भी देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो मैं डॉट बना रहा हूं इलेक्ट्रॉन को, इसी को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। वैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कोई मायने ही नहीं रखता, बस इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट करने के लिए, लोन पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर की कहानी को देखते हैं कि भाई किस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर लोन पेयर को दिखा रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बस इतना ही, बाकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। ठीक, बाकी तो सारी तुम्हें स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो ये जो रूल्स दिए गए हैं इसको फॉलो करो। पहले तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करो ऑल एटम्स के। मैंने किया तो 16 लोन पेयर मुझे मिले। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर मैंने सेंट्रल एटम से चार के चारों ऑक्सीजन को कनेक्ट किया एक एक बॉन्ड के थ्रू। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोले तो यहाँ पे 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके, बचे 12 लोन पेयर। अब उन 12 लोन पेयर को पहले आपको इन सभी उनको मिला के इनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। एक ऑक्सीजन का कंप्लीट करने में 3 लोन पेयर जो बचा था उसमें से चला गया, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 3 चौक 12 हो गया कि नहीं हो गया? जो बचे थे वो भी इसमें आ गए कि नहीं आ गए? लेकिन कहानी ये आती है यार कि तुमने तो लोन पेयर इन सभी को दे दिए, इस बेचारे को दिए नहीं। जरूरत भी नहीं है इसको लोन पेयर रखने की। अगर ये रखेगा तो ऑक्टेट से ज्यादा हो जाएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन। अभी देखो, अगर अभी मैं बात करूं इसका ऑक्टेट कंप्लीट है सल्फर का। हाँ, एक बॉन्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, 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 टोटल कितने? 8 हुए कि नहीं हुए? 8 हुए ना। ऑक्टेट इसका कंप्लीट हुआ सल्फर का। इन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जो हमने पूरा कंप्लीट सम किया था लोन पेयर का उसको दे करके सभी का मैंने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। लेकिन एक बात यहां पे ये आती है कि एक लोन पेयर इसका भी था, इसके साथ अन्याय हुआ है सल्फर के साथ। इसका भी एक लोन पे, भाई मैंने तो दिया तुम्हें कि तुम भाई बना लो बॉन्ड, बना लिया तुमने, बना लिया, लेकिन मेरा 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो एक लोन पेयर अभी बच रहा है, तुम उसको कहां ले गए? तो कौन ले गया होगा? इन्हीं चारों में से कोई ऑक्सीजन ले गया होगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, सभी ऑक्सीजन पे एक एक माइनस दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? एक एक माइनस। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो इन सभी का फार्मल चार्ज काउंट करते हैं। चलिए काउंट किया जाए। हाँ किया जाए। फार्मल चार्ज का एक बार फार्मूला फिर से देख लो, क्या है फार्मल चार्ज का फार्मूला? अगर तुम्हें फार्मल चार्ज किसी भी एटम का निकालना है, देखो मैं इतना बड़ा कर दिया हूं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप फाइंड आउट करो किसी भी एटम के लिए। ठीक है, फिर उस पे आपको देखना है कि कोई लोन पेयर बन रहा है। अगर लोन पेयर है तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद माइनस करना पड़ेगा बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर वो बनाया है। एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और उसका बटे 2 कर देना है। चलिए ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अब हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं सभी एटम्स पे फार्मल चार्ज काउंट करने के लिए। ठीक है, फिर ओवरऑल पूरे कंपाउंड पे हम लोग देखेंगे कि चार्ज क्या आ रहा है। चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं फार्मल चार्ज। किस पे बात कर लेते हैं? सल्फर पे। अगर हम सल्फर पे बात करें फार्मल चार्ज की, तो एक बात बताइए, सल्फर के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। माइनस सल्फर के पास कोई लोन पेयर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, 0। माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन? 8/2 कर दो। ये आंसर आएगा तुम्हारा +2। कितना आएगा? +2 आया कि नहीं आया? आया ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन तुम्हें सभी बराबर दिख रहे हैं कि नहीं? मतलब सभी ऑक्सीजन एक ही जैसे दिख रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब सभी ऑक्सीजन एक ही जैसे दिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि एक ऑक्सीजन का हम अगर फाइंड आउट कर लें फार्मल चार्ज, तो सभी पे वही लागू हो जाएगा, है ना, क्योंकि समान तरह के हैं कि नहीं है। अगर हम फार्मल चार्ज की बात करें ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 होता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 हैं भाई, हाँ 6 हैं, है ना, हो गया। माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक बॉन्ड पेयर बना रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? बटे 2। ये तुम्हारा आंसर आएगा -1 का, इसीलिए तो मैंने -1 किया। और ध्यान दीजिएगा, ये टोटल माइनस कितना हो रहा है? ऐसे तरह से 4 ऑक्सीजन है, ऐसे तरह से तो 4 ऑक्सीजन है, तो 4 इंटू कर दो, टोटल कितना माइनस हुआ? -4 हुआ, और इसका +2 हुआ। तो ओवरऑल कंपाउंड पे क्या आना चाहिए? अगर हम कंपाउंड के चार्ज की बात करें, इस कंपाउंड के चार्ज की बात करें, तो कंपाउंड पे चार्ज क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, +2 है, ठीक है, और क्या है? -4 है। आया कितना? -2 का आया कि नहीं आया? तो देख लो, सल्फर की हम लोग बात ही कर रहे हैं, सल्फर की बात भी कर रहे हैं, तो सल्फर पे -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -2 आ रहा है ना। चलिए, कहानी यहां तक क्लियर है। किस तरह से फार्मल चार्ज काउंट करते हैं, इसके लिए तो तुम्हें पहले स्ट्रक्चर ड्रा करनी पड़ेगी, फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर से तुम्हें उनके ऑक्टेट को कंप्लीट कराना पड़ेगा। स्ट्रक्चर को तुम्हें अगर तुम्हें ठीक है, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है, अबे यार, स्ट्रक्चर बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कोई भी कंपाउंड दिया गया है, उनके सभी परमाणुओं का, सभी एटम्स का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों का सम कर दो, उसको लोन पेयर में कन्वर्ट कर दो। लोन पेयर का बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फिर क्या करो? सेंट्रल एटम से एक एक बॉन्ड कनेक्ट कर दो उन सभी साइड वाले एटम्स, जैसे कि मैंने अभी सल्फेट लिया था ना, तो सल्फर के साथ सभी ऑक्सीजन को एक एक बॉन्ड दे दो, यानी कि एक एक लोन पेयर चला गया उनके साथ। अब कहानी यह है कि अगर तुम्हें ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो पहले साइड वाले एटम्स का कंप्लीट करो। साइड वाले एटम्स को कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट जो भी लोन पेयर तुम्हारे पास था वो लोन पेयर इनको दे दो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। किसकी फॉर्म में? लुईस डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? लुईस डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में तुम्हें उन सभी को इलेक्ट्रॉन्स देना है। अब कहानी क्या है? अब कहानी ये है भाई साहब, अब कहानी तो ये है कि भाई तुमने इनको दे दिया, दे दिया, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, हाँ हुआ। चेक करो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? अगर इन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसका जरूर होगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, हाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि सभी पे हमें फार्मल चार्ज निकालना है, तो फार्मल चार्ज के लिए मैंने फार्मूला बताया था ना, तुम लोग सभी का फार्मल चार्ज निकालो। जब फार्मल चार्ज निकाल लोगे, जब तुम फार्मल चार्ज निकाल लोगे, कहां गया फार्मल चार्ज निकालने का? कहां पे मैंने रखा था? अगर तुम्हें फार्मल चार्ज निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये कहानी क्लियर हुई? तो इसी तरह से आप लोग फार्मल चार्ज को भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप फार्मल चार्ज को भी काउंट कर सकते हो। इसके बाद चलेगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देख लेता हूं एक बार, ओके टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में आप लोगों को जितना मैंने कंटेंट दिया इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा, नोट कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, और इस पे सवाल भी आप लोग अपनी बुक्स से कर सकते हो, क्योंकि मैं प्योर एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि भाई आपका मेडिकल का एग्जाम जो होता है, नीट का एंट्रेंस एग्जाम, ये आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे ही होता है। एनसीईआरटी में जितने भी एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है वहीं से पूछा जाएगा। बस यही है कि उसके डीप लाइंस आते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसलिए मैंने जो भी लेक्चर आप लोगों को दिया या दे रहा हूं ये सब एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉपर्ली क्लास लेक्चर्स को जरूर अटेंड करना होगा, ठीक।
और नोट्स भी प्रॉपर वे में आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने क्लास को अटेंड किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को के बाय।